Hello students, this is Amar Kumar and I am welcoming you to my YouTube channel The Study Point Ask Me. Yes, this is the platform from where you can get the knowledge, from where you can get everything what you need. और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आप लोगों को हर वो चीज़ देने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए और आपके आने वाले समय फ्यूचर्स के लिए बेनिफिशियल होंगे. इन माय लास्ट वीडियोस आई हैड गिवन सम कंटेंट्स रिलेटेड फ्रॉम बायोलॉजी सेक्शन. साइंस से मैंने बायोलॉजी से आपको सर्कुलेटरी सिस्टम्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, ये सारी जानकारियाँ दी. एंड नाउ टुडे आई एम हेयर with another very interesting topic from social science class 10 history, and this is the Dandi March. Dandi March, an historical event which took place in Indian history, and it was around 1930. आज मैं आप लोगों को इसी दांडी मार्च से आप सभी को अवगत कराऊंगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से वन थिंग स्टूडेंट्स, दोज हु हैव सब्सक्राइब्ड माय चैनल एंड दोज हु आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज़ ट्राई टू वॉच माय वीडियोस प्रॉपरली फ्रॉम स्टार्टिंग टिल द एंड. नाउ विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, let's start this topic, which is Dandi March. The Salt March, also known as the Salt Satyagraha. Salt से बात आती है नमक. नमक ऐसी चीज़ है स्टूडेंट्स, है ना, जो हर आम नागरिक से लेकर के, चाहे आप रिच हो, पुअर हो, है ना, भारत में हो या किसी दूसरे देश में हो, हर कोई हर व्यक्ति इस धरती पर मौजूद वो नमक का उपयोग करता है. ठीक है. और उसी नमक पर, है ना, अंग्रेज़ों के द्वारा एक कानून बनाया गया, एक पॉलिसी, एक नीति इस पर जारी की गई, और इसी के तहत भारत में इसका विरोध हुआ, आंदोलन हुए, और उस आंदोलन को हमने नाम दिया द सॉल्ट मार्च. ठीक है. इट इज़ आल्सो नोन एज द सॉल्ट सत्याग्रह, दांडी मार्च एंड दांडी सत्याग्रह. इसे हम दांडी सत्याग्रह या दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं. दांडी, आई टेल यू स्टूडेंट्स, इट इज़ अ प्लेस, है ना, इन गुजरात. इट इज़ अ कोस्टल प्लेस, है ना, एक समुद्रीय तटीय क्षेत्र है गुजरात में, दांडी. तो वहाँ उस प्लेस से इसका नाम दांडी मार्च या आप दांडी सत्याग्रह भी कह सकते हैं. इट वॉज एन एक्ट ऑफ नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. ये कैसा एक्ट था? एक नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस. नॉन वायलेंट का मतलब हो गया अहिंसा, यानी हम हिंसा नहीं करेंगे, और सिविल डिसोबीडियंस का मतलब हो गया सविनय अवज्ञा, यानी कि आपके आदेशों को अवज्ञा कर रहे हैं, उनका पालन नहीं कर रहे हैं. ठीक है. इन कॉलोनियल इंडिया लेड बाय महात्मा गांधी, एंड दिस वाज आल्सो अ वन ऑफ द मेजर मूवमेंट विच वाज लेड बाय महात्मा गांधी. ये भी एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट हुआ था स्टूडेंट्स हमारे देश में, और इसको लीड करने वाले थे महात्मा गांधी. इट वॉज अ 24-day मार्च. ये टोटल 24 दिनों का मार्च था. पैदल यात्रा की गई थी, ऑलमोस्ट 395 किलोमीटर लॉन्ग. कितना? 395 किलोमीटर. जी हाँ, 395 किलोमीटर का पैदल यात्रा सफ़र तय किया गया था, विच वॉज स्टार्टेड ऑफ 12 मार्च 1930. और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को, एंड लास्टेड ऑन 6 अप्रैल
1930 और इस मार्च का, इस यात्रा का अंत कब हुआ? 6 अप्रैल 1930 में। एज अ डायरेक्ट एक्शन कैंपेन ऑफ टैक्स रेजिस्टेंस एंड नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश सॉल्ट मोनोपोली। अंग्रेजों के जो सॉल्ट मोनोपोली था, यानी कि यहाँ अंग्रेज लोगों ने क्या किया कि कानूनन तरीके से नमक के उपयोग पर टैक्स लगा दिया गया, कर लगा दिया गया। अब नमक ऐसा चीज़, जैसा मैंने अभी बताया, कि हर छोटे बड़े वर्ग के लोग इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। और ऐसे मूलभूत चीज़ों पर टैक्स लगाना सरासर बिल्कुल गलत था और इसी का विरोध किया जा रहा था हमारे देश में, ठीक है। बैकग्राउंड ऑफ सॉल्ट मार्च। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर ये सॉल्ट मार्च का बैकग्राउंड क्या है, कैसे ये एक मूवमेंट सॉल्ट मार्च के रूप में हमारे सामने देखने को मिले। बाय 1930 की बात है स्टूडेंट्स, द कांग्रेस पार्टी हैड डिक्लेयर्ड दैट पूर्ण स्वराज और द कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज टू बी द सोल एम ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, है ना। जो भी फ्रीडम स्ट्रगल हम लोग कर रहे हैं, जो हम लोग लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं इंडिपेंडेंस के लिए, और अब क्या होगा कि हमारा एक ही संपूर्ण कह सकते हैं मूलभूत लक्ष्य होगा और वो होगा हमारी आज़ादी, पूर्ण स्वराज, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। दिस वाज द सोल एम declared by the Congress in our country. Looking to the background of the Salt March, the second point is here. 26th January observed as the पूर्ण स्वराज डे, और 26 जनवरी जो है वो पूर्ण स्वराज डे के रूप में ऐसा डिक्लेयर किया गया, ऑब्जर्व किया गया। एंड ऑल्सो डिसाइडेड दैट, और साथ में ये भी डिसाइड किया गया कि सिविल डिसओबीडियंस वाज टू बी द मीन्स एम्प्लॉयड टू अचीव, और यहाँ से हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के थ्रू अपने जो गोल्स है उनको हम अचीव करेंगे। महात्मा गांधी वाज आस्क्ड टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज सच एक्शन। अब इन सभी एक्टिविटीज़ के लिए कांग्रेस ने किनको चुना? महात्मा गांधी को। और महात्मा गांधी जी को ये कहा गया कि आप इसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग करें और एक एक्शन को ऑर्गेनाइज करें। एंड ही चूज टू ब्रेक द सॉल्ट टैक्स। और गांधी जी ने किस टॉपिक को चुना? सॉल्ट टैक्स को। उन्होंने ये सोचा विचारा कि ये सॉल्ट टैक्स को हम लोग यहाँ पर ब्रेक करेंगे। ये जो नए मोनोपोलीज हैं, ये जो ब्रिटिश मोनोपोलीज हैं, इनकी जो नीतियाँ हैं उस पर हम एक बहुत ही घातक वार करेंगे। और वो वार जो है पहला किस रूप में होगा? सॉल्ट टैक्स के रिमूवल से। इंडियन हैड बीन मेकिंग द सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर फ्री ऑफ कॉस्ट अंटिल द पासिंग ऑफ 1882 सॉल्ट एक्ट। भारतीय लोग जो है 1882 से पहले तक नमक बिल्कुल फ्रीली बना रहे थे, उसमें कोई किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं था। इंडियंस हैड बीन मेकिंग द सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर फ्री ऑफ कॉस्ट अंटिल द पासिंग द 1882 सॉल्ट एक्ट। भारतीय लोग जो है वो नमक को बना रहे थे सी वाटर से फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लग रहा था, ना उनको कोई लागत उसमें या कह सकते हैं टैक्स के रूप में कुछ नहीं देना पड़ रहा था, फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे थे। कब? 1882 सॉल्ट एक्ट लगने के पहले तक। डेट गेव द ब्रिटिश मोनोपोली ओवर द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट। अब इस एक्ट आने से क्या हो गया कि ये मोनोपोली, ये जो पावर जो है सॉल्ट को बनाने का, वो ब्रिटिश ने अपने कंट्रोल में कर लिया टू इम्पोज ए सॉल्ट टैक्स। और जब नमक अगर हम बनाएंगे तो आपको हमसे नमक खरीदना होगा और हम उन पर क्या करेंगे? टैक्स लगाएंगे। इस तरह से ये वर्क किया गया। गांधी जी ऑल्सो होप्ड टू यूनाइट हिंदू मुस्लिम एज द काउज वॉज कॉमन टू बोथ द ग्रुप्स। अब चाहे हिंदू खाएं
या मुस्लिम खाएं, सॉल्ट तो दोनों खा रहे हैं, तो यहाँ कॉमन कॉज था। तो गांधी जी ने ये सोचा कि इसी बहाने हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज़ को हम यूनाइट करके इस मूवमेंट को रन करें। द सॉल्ट टैक्स अकाउंटेड फॉर 8.2% ऑफ द ब्रिटिश राज रेवेन्यू, और इस सॉल्ट टैक्स से अंग्रेजों को कितना बेनिफिट हो रहा था? 8.2% उनके रेवेन्यूज में बेनिफिट जा रहे थे फ्रॉम द टैक्स। एंड गांधी जी न्यू दैट द गवर्नमेंट कुड नॉट इग्नोर इट, है ना। और गांधी जी को ये पता था कि कुछ भी हो, इतना बड़ा कलेक्शन जो ब्रिटिश रेवेन्यू में हो रहा है तो ब्रिटिश इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। पॉज करो। सो एज यू ऑल हैव सीन द बैकग्राउंड फॉर द दांडी मार्च, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हियर। दिस इज द टोटल इवेंट ऑफ द दांडी मार्च, यू कैन सी हियर। मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता देना चाहूँगा स्टूडेंट्स, वाट एवर आई हैव रिटन हियर, मैं जो कुछ भी यहाँ पर लिखा हूँ या मैं लिखता हूँ और मैं उसको डिस्कस करता हूँ, यू कैन कॉपी इट, आप इसको अपने कॉपी पर लिख लीजिए, ठीक है। इसको लिख करके आप एज अ नोट्स इसको प्रिपेयर करके आप इसे पढ़ सकते हैं। एंड आई एम वेरी श्योर स्टूडेंट दैट विल हेल्प यू अ लॉट, बहुत मदद करेगा आपको, क्योंकि एक पूरा प्रॉपर नोट्स की तरह मैं आपको ये पॉइंट वाइज सारे कंटेंट्स आपको प्रोवाइड करता हूँ। एंड दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प इन योर बोर्ड एग्जाम। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। ऑन द 12th ऑफ द मार्च 1930 और 12 मार्च 1930 को गांधी जी लेड अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम साबरमती आश्रम, और 12 मार्च 1930 को गांधी जी जो है गुजरात के साबरमती आश्रम से, है ना, कुछ लोगों को अपने साथ लेकर, है ना, साबरमती आश्रम से कहाँ तक? दांडी। इट इज़ अ नेम ऑफ अ विलेज अलोंग द कोस्टल रीजन ऑफ गुजरात। गुजरात के कोस्टल रीजन में एक गांव है, नाम है दांडी। वहाँ तक का सफ़र इन्होंने तय किया। एंड ही स्टार्टेड विद 78 मोस्ट ट्रस्टेड वॉलंटियर। मोस्ट ट्रस्टेड इसलिए कह रहे हैं स्टूडेंट्स क्योंकि ये जो वो यात्रा शुरू किए, वो नहीं चाहते थे कि जो कदम हमने बढ़ाया आगे चल करके कोई इससे अलग हो जाए, है ना, छोड़ दे बीच में ही, ऐसा नहीं है। इसलिए उन्होंने ऐसे लोगों को लिया, ऐसे वॉलंटियर्स को लिया जो अंतिम समय तक हार नहीं मानेंगे और गांधी जी के साथ आगे मूव करेंगे। टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ बाय प्रोड्यूसिंग द सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर। और ये क्यों शुरू किया गया? ताकि वहाँ आश्रम से, साबरमती आश्रम से समुद्री तट पर हम जाएंगे और समुद्र के पानी से हम नमक बना करके नमक के कानून को तोड़ देंगे। क्या था कि हमें नमक बनाने से रोक दिया गया। अंग्रेजों ने ऐसे मोनोपॉलीज लाए, ऐसे पॉलिसीज लगाए कि अब इंडियंस जो है वो नमक नहीं बनाएंगे। नमक बनाने का अधिकार किसने ले लिया? अंग्रेजों ने। अब हम उनसे क्या करेंगे? नमक को खरीदेंगे और बदले में उनको टैक्स देंगे। तो यही नियम, यही कानून को तोड़ना था। Thousands of people thronged the path to witness the historical event। अब इतने बड़े ऐतिहासिक घटना में अपने आप को हिस्सेदार बनाने के लिए बहुत सारे लोग अपने घरों से निकले, हजारों की संख्या में रास्तों में, है ना, इस श्रृंखला में जुड़ गए। इमेजिन दैट इट वाज स्टार्टेड टू विद 78 पीपल्स, है ना, 78 लोगों के साथ में ये यात्रा शुरू किया गया था। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ा, इसमें हजारों की संख्या में लोग जो है वो आए, जुटते गए। एट द एंड ऑफ एवरी डे, दिन भर कुछ पैदल चला करते, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करते, और जब शाम को एक जगह कहीं अगर स्टे करना होता था तो एवरी डे गांधी जी वुड एड्रेस द पीपल एंड अटैक द गवर्नमेंट इन हिज स्पीचेस। तो जहाँ कहीं भी गांधी जी रुकते, उनके साथ चलने वाले जो लोग, अनुयायी जो थे, वो जहाँ रुकते, जिस गांव में भी रुकते, वहाँ पर मानो एक सभा सा आयोजन किया जाता शाम को, और गांधी जी वहाँ लोगों को एड्रेस करते। एड्रेस कहने का मतलब है उनसे बातें करते,
उनके बारे में जानते, अपने मूवमेंट्स के बारे में लोगों को बताते, उनको मोटिवेट करते, और साथ ही साथ अपने स्पीचेस के द्वारा जो है वो गवर्नमेंट पे अटैक भी करते। ठीक है। गांधी जी टॉक्ड टू फॉरेन जर्नलिस्ट। इस दौरान, यात्रा के दौरान क्या हुआ कि कई विदेशी जर्नलिस्ट, पत्रकार जो है वो इस यात्रा में जुड़े रहे, है ना। जगह जगह पर जो गांधी जी कह रहे थे, बताते थे, उनको रिपोर्ट करते थे, उनको न्यूज़पेपर में छापा जाता था। एंड रोड द आर्टिकल्स फॉर द न्यूज़पेपर ऑन द वे। दिस पुश्ड द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट इनटू द फॉरफ्रंट ऑफ द वर्ल्ड मीडिया। अब इससे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को एक फ़ायदा हुआ कि जो विचारधारा जो गांधी जी जहां जिन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे थे, इस मीडिया के थ्रू उनकी आवाज़, जो उनका संदेश था, वो पूरे भारत में या पूरे भारत से बाहर विश्व के दूसरे जगह पर भी आसानी से पहुंच जा रहे थे। सरोजनी नायडू ज्वाइंड हिम ऑन द वे। सरोजनी नायडू, यानी कि इस मूवमेंट में हम देखेंगे कि महिलाओं का भी योगदान रहा। महिलाएं भी काफ़ी बढ़ चढ़ करके इस मूवमेंट में हिस्सा ली। और वन ऑफ द मेजर पॉइंट इज हियर, द सरोजनी नायडू ज्वाइंड हिम ऑन द वे एंड ऑन 5 अप्रैल 1930 दे रीच्ड दांडी। और रास्ते में जैसा बताया मैंने कि सरोजनी नायडू भी जो है वो इनके साथ जुड़ी, और 5 अप्रैल 1930 को वो कहाँ पहुँचे? दांडी। दांडी जो है वो इट वॉज अ नेम ऑफ अ विलेज, है ना। कोस्टल एरियाज में एक छोटा सा गांव है, नाम है दांडी। वहाँ पहुँचे 5 अप्रैल 1930 को। एट दिस टाइम अबाउट लैक्स ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड इन इट। अब तक हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग इस मूवमेंट में जुड़ चुके थे, पार्टिसिपेटेड थे। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 6 अप्रैल, और 6 अप्रैल की सुबह सुबह 1930 6 अप्रैल की सुबह सुबह गांधी जी ब्रोक द सॉल्ट लॉ बाय मेकिंग द सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। गांधी जी क्या हुआ कि समुद्र तट पर गए, समुद्र के पानी से नमक बनाए, और नमक को इस तरह से हाथ में उठाते हुए उन्होंने कहा कि लुक, दिस इज द वे आई एम गोइंग टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ टुडे। और इस तरह से सॉल्ट लॉ का खात्मा हो गया, उसको हमने ब्रेक कर दिया। नाउ वी विल सी द इम्पैक्ट ऑफ सॉल्ट लॉ। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस सॉल्ट लॉ का क्या इम्पैक्ट पड़ा। नाउ मूविंग टू द इफेक्ट्स और द इम्पैक्ट ऑफ द सॉल्ट मार्च। फर्स्ट पॉइंट इज हियर, अराउंड 60,000 पीपल इंक्लूडिंग गांधी जी हिमसेल्फ वे आर अरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट। इस एक्ट के बाद, इतने बड़े क्रांतिकारी घटना होने के बाद, अब अंग्रेजी शासन जो है वो चुप रह नहीं सकती थी, तो उन्होंने क्या किया, नियर अबाउट 60,000 पीपल्स, 60,000 लोगों को, यहाँ तक इंक्लूडिंग गांधी जी ऑल्सो वॉज अरेस्टेड, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। गवर्नमेंट ट्राइड टू सप्रेस द मूवमेंट विथ मोर लॉज एंड सेंसरशिप। अब किसी तरह से एकदम अंग्रेजी शासन जो था बौखलाया हुआ था, वो नहीं चाहता था कि ऐसे एक्टिविटीज़ और आगे भी हो, बार बार हो, तो वो बार बार कुछ ना कुछ नए नए तौर तरीके करके नए नए नियम कानूनों को लागू कर रहे थे, और कई अलग अलग तरह की पाबंदियों को जारी किया जा रहा था। इस चीज़ पे पाबंदी लगा दिए, है ना, कहीं आप बैठ नहीं सकते हो, कुछ लिख नहीं सकते हो, कुछ पढ़ नहीं सकते हो, किसी से बात नहीं कर सकते हो, अलग अलग तरह की चीज़ों पर पाबंदियाँ लगाई जाने लगी। कांग्रेस पार्टी वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल। कांग्रेस पार्टी को लीजिए क्या किया इन्होंने, इलीगल घोषित कर दिया। अब आप जो है वो गैर कानूनन है। सी राजगोपालाचारी लेड द सिमिलर मार्च ऑन द साउथ कोस्ट ऑफ तमिलनाडु फ्रॉम त्रिची टू वेदरण्यम इन तमिलनाडु। सी राजगोपालाचारी ने बिल्कुल इसी तरह का एक सॉल्ट मार्च कह सकते हैं, उन्होंने भी वहाँ पर स्टार्ट किया था। ठीक है। इट पुश्ड द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इनटू द लाइमलाइट इन द वेस्टर्न मीडिया। वेस्टर्न मीडिया, जो वेस्टर्न कंट्रीज थे, वहाँ के मीडिया में लगातार जर्नलिस्ट के द्वारा लिखे गए, न्यूज़पेपर्स में छापे गए, है ना, न्यूज़ से ये जो इंडियन फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल, इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल जो था, वो कई लोगों के सामने आया,
है ना, वो जाने कि देखिए यहाँ इंडिया में वो किस तरह के एक्टिविटीज़ जो है वो हो रहा है, लोग क्यों रिवोल्ट कर रहे हैं अंग्रेजी शासन के खिलाफ। फॉरेन क्लोथ्स वेयर बॉयकॉटेड, लिक्वर शॉप्स वेयर पिक्टेड। फॉरेन क्लोथ्स जो है वो बॉयकॉट कर दिया गया, है ना, हम विदेशी कपड़ों का उपयोग नहीं करेंगे। कई जगह तो बॉनफायर्स भी करी है, यानी कि विदेशी कपड़ों को इकट्ठा करके उसको आग लगा दिया गया। शराब के दुकान जो थे वो लूट लिए गए। इट ब्राउट अ लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग द वुमेन एंड डिप्रेस्ड क्लासेस, है ना। इस मूवमेंट में देखा गया कि भारी मात्रा में महिलाएं और जो डिप्रेस्ड क्लास, जो लोअर कास्ट के लोग थे, जो दबाए कुचले जा रहे थे, वो लोग भी जी, है ना, डायरेक्टली इन द टच विद द फ्रीडम मूवमेंट, वो सब के सब जो है वो इस फ्रीडम मूवमेंट में हिस्सा लिए। It showed the power of the non-violent सत्याग्रह as a tool in fighting for the independence। और इस सॉल्ट मार्च से, इस मूवमेंट से ये देखने को मिला कि ये एक नॉन वायलेंट एक्शन था, और ये नॉन वायलेंट एक्शन जो है वो एक बहुत ही कारगर हथियार के रूप में साबित हुआ। फॉर व्हाट? फॉर द फाइट ऑफ इंडिपेंडेंस। सो दिस इज ऑल about the salt march which I have given today here students. I hope this video will help you a lot। बहुत ज़्यादा आपको मेरे इस वीडियो से मदद मिलेंगे। आपको सॉल्ट मार्च या कह सकते हैं दांडी मार्च या दांडी सत्याग्रह को बेहतर तरीके से जानने और समझने में आपको मदद मिलेगी। In my upcoming video you will get a proper explanation on the CDM, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मैं अपने आने वाले वीडियोस में आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पर एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा। टिल देन रिमेन हेल्दी एंड फिट स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।